बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। बिहार की सभी खबर आपको इस ऐप में देखने को मिलेगी वीडियो के द्वारा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार तबीयत खराब होने की वजह से सीएम नीतीश कुमार मैनदाता हॉस्पिटल पहुंचे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार को हाथ में दर्द की परेशानी हो रही थी और फिर दर्द को लेकर के जब परेशान हो गए तो फिर वे अस्पताल पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार व्यस्त चल रहे थे। इस दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिस वजह से वे पीएम के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए बनारस नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद स्वास्थ्य में सुधार होते ही सीएम नीतीश कुमार लगातार चुनावी रैलियां करते हुए नजर आए और फिर चुनाव खत्म के बाद भी दिल्ली का दौरा कई बार कर चुके हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि राहुल गांधी चुनावी सभाओं में अक्सर इलेक्शन के समय चुनावी सभाओं में खटाखट के बारे में बोल रहे थे। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो हर एक महिला के खाते में 85 रुपए हर महीने खटाखट आते रहेंगे। जहाँ आपको बता दो कि राहुल गांधी का ये खटाखट काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ और लोगों के बीच पॉपुलर हुआ और ये खटाखट महिलाओं को खास करके बिल्कुल लुभा गई। जहाँ महिलाएं इस खटाखट को सुन करके वोट करने पहुंची और फिर वोट भी किया। महिलाएं खटाखट वाले बयान सुनकर लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस दफ्तर जाने लगे और 8500 रुपए मांगने लगे जहाँ कांग्रेस कार्यालय से। हालांकि कांग्रेस कार्यालय में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि सरकार बनी नहीं तो फिर देंगे कैसे पैसे। लेकिन अब जो ताजा मामला सामने आया है वो ये है कि बिहार में भी खटाखट वाला 1 लाख रुपए सैकड़ों महिलाएं लेने के लिए पहुंच गई। आपको बता दूं कि जिसको लेकर के पुलिस भी बुलानी पड़ी। बिहार के कैमूर में शनिवार को सैकड़ों महिलाएं खटाखट वाला 1 लाख रुपए लेने के लिए बैंक पहुंच गई और खाता खुलवाने की जिद पर अड़ी रही। महिलाओं का कहना था कि खाता खुलवाते ही उनके खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। दिन भर अफरा तफरी मची रही। हालात को काबू करने के लिए पुलिस भी बुलानी पड़ी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर देश के हर एक महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। बैंक खाते में रुपए आने की अफवाह के बाद शनिवार को सैकड़ों महिलाएं खाता खुलवाने के लिए मोहनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित CSP सेंटर पहुंच गई। जब महिलाओं की भारी भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे खाता खुलवाने की जिद पर अड़ी रही। इस कड़ी धूप में महिलाएं खुद तो पहुंची ही थी, साथ में अपने बच्चों को भी लेकर के आई थी। CSP केंद्र पर खाता खुलवाने के लिए शनिवार के अहले सुबह से ही भारी संख्या में महिलाएं CSP केंद्र पर पहुंच रही है। जब उनका कहना है कि खाता खुलवाते ही 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जब बैंक स्टाफ के लाख समझाने के बाद भी जब महिलाएं नहीं मानी तो बैंक कर्मियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस आकर के काफी ज्यादा मान मनोबल करने के बाद उनको वहां से भगाया गया। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को बिना गारंटी 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार विश्वकर्मा समुदाय की जातियों को कम ब्याज पर ये लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 3 लाख लोन 5% ब्याज पर दिया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन और फिर दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा। आपको बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत विश्वकर्मा समुदाय की 140 जातियां आवेदन के पात्र होंगे। योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए इस योजना को पाने के लिए हम आवेदन कैसे करें। तो आपको बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.pmvishwakarma.gov.in पर जाकर के इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें। दोस्तों नीतीश कुमार चुनावी वादों को पूरा करने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 4 लाख खाली पड़े पदों को भरने की योजना पर काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री की इस वादे को पूरा करने के लिए डबल इंजन सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। जल्द ही विभिन्न विभागों में बम्पर बहाली निकलने वाली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में लगातार दावा कर रहे थे कि
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की सूची मांगी थी। जब सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार में विभिन्न विभागों में खाली पड़े 4,72,976 पदों की जानकारी सरकार को उपलब्ध करा दी है। विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 4.25 लाख पद खाली हैं, जिसमें से अस्थायी और फिर अस्थायी पद शामिल है। जब विभिन्न विभागों में खाली पड़े 4,72,976 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी पदों को भर लिए जाने का लक्ष्य है। दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार अपराध के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बढ़ते अपराध ग्राफ को लेकर के बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है और कहा है कि साजिशन यादव समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जान ले जा रही है। अब उस बयान के बाद इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अपराधियों की कोई जात पात नहीं होती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात पात नहीं होती। जनता ने जिसे व्हील चेयर पर बैठा करके झुनझुना थमा दिया, वे आज इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब जनता सब समझती है और फिर जानती है कि कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, इसलिए इस मामले में अधिक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में 8 सदस्यों को शामिल करने के बाद भी बेहतर मंत्रालय नहीं दिए जाने को लेकर के उठ रहे सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मंत्रियों को विकास का जिम्मा दिया है। जब हम लोग देश के साथ साथ बिहार का विकास करेंगे और इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उधर एनडीए की सरकार अधिक दिन नहीं चलने के दावे को लेकर के गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना। जब हम लोग मजबूती के साथ है और देश समेत बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। जब हमारी एकता देख करके उनको समस्या हो रही है, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे यही कहना है कि जनता ने उन्हें व्हील चेयर पर भेज दिया है, उनके सवाल उठाने का कोई भी मतलब नहीं है। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में अब आम लोगों को जमीन के दस्तावेज यानी कि जमीन के कागजात निकालना अब आसान हो गया, क्योंकि अब सभी कागजात ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद 2 दिनों के अंदर ये दस्तावेज उन्हें मिल जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शुक्रवार को इस योजना को मंजूरी दी है, जबकि बैठक में 25 प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है। इससे राज्य के यानी कि बिहार के करोड़ों लोगों को अपनी जमीनों के कागजात हासिल करने में सहूलियत होगी। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार द्वारा राजस्व दस्तावेज, राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शा, भू अभिलेख अन्य दस्तावेजों को स्कैन करके डिजिटल पटल पर संरक्षित किया जा रहा है। जब आवेदन करने पर संबंधित नागरिकों को पुराने परंपरागत तरीके के साथ साथ नए तरीके यानी कि ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा। भीषण गर्मी और लू से बेहाल बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मानसून को लेकर के नई जिम्मेदारी जानकारी दी है। अगले 3-4 दिनों में मानसून के आगमन के साथ ही उत्तर बिहार में मूसलाधार बारिश होगी। 18 जून को बिहार के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ही लू की स्थिति समाप्त हो जाएगी, ये कहना है मौसम विभाग का। जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा शुक्रवार को अगले 19 जून तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अनुकूल मौसमी स्थिति के प्रभाव से अच्छी बारिश की संभावना। बिहार से 3 विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है, इस्तीफा दे दिया है। त्याग पत्र देने वालों में जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक थे और वे अब गया की सांसद के साथ मंत्री भी हैं। इसके अलावा रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हो चुके हैं, जबकि सुदामा प्रसाद तराड़ी से विधायक थे और फिर अब आरा से सांसद चुने गए हैं। इन तीनों ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। जहाँ बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने शुक्रवार को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। वे 25 अगस्त 2022 को बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए थे। इससे पहले तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2002 में निर्दलीय एवं 2008 में जदयू से बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 2008 में बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं। दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी है। जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दाल, चीनी, आटा, चावल, आलू, प्याज, लहसुन हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जून महीने में सब्जियों और फिर दालों में महंगाई में तेजी बनी हुई है। दालों के दाम में उछाल आया है तो सब्जियां भी महंगी हो गई है। जैसे सब्जियां महंगाई दर में मई में 27.33% रही, जो कि अप्रैल में 27.80% थी। जब फलों की महंगाई दर 6.68% रही, जो अप्रैल में 5
9.94% रही थी। अनाज की महंगाई दर मई में 8.69% रही, जो अप्रैल में 8.63% रही थी। जब मसालों की महंगाई दर घट करके मई में 4.27% पर आ गई है, जो कि अप्रैल में 7.75% पर थी। वहीं पर आलू, प्याज और सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी हाँफ रहा है। जब मई महीने में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से थोक मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने में, जून महीने में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से थोक महंगाई मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने बढ़ गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार खाने पीने की चीजों में, सब्जियों और फिर बड़ी बनाई चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से थोक मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने बढ़ करके 2.61% तक पहुंच गई है। दोस्तों, आम लोगों को बैंकों से लोन लेने में अब सहूलियत होगी। जहां बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैंक प्रबंधन को बिहार की बैंकों की में सिंगल विंडो के माध्यम से लोन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही लोन के भुगतान को लेकर के समय सीमा भी निर्धारित करने को कहा गया है। जब बैंक तय करें कि 15 दिनों में लोन उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे जरूरतमंदों को परेशानी न हो। उन्होंने बैंकों को लोन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैंकों को साख जमा अनुपात 58.71% में वृद्धि का निर्देश दिया है। यह कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के बैंकों में जमा राशि की तुलना में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, यानी कि लोन नहीं दिया जा रहा है। यह उन्होंने बड़े बैंकों से आग्रह किया है कि वे सीडी रेशियो बढ़ाने में अधिक योगदान दें। उन्होंने कहा कि राज्य में बैंकों का एनपीए 11.5% से घट करके 7.54% हो गया है। ये अच्छा संकेत है। पूर्णिया के सांसद बनने के बाद पप्पू यादव अपने चिर परिचित अंदाज में लगातार एक्शन मोड में हैं। जब विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करने के साथ साथ योजनाओं का भी भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को हिदायत भी दे रहे हैं कि वे अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाएं और कार्यालय को पीपुल फ्रेंडली बनाने के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त करें। यह लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी पप्पू यादव पुराने अंदाज में सड़क निर्माण कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तथा योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण मूर्त रूप देने का निर्देश दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अपने काफिले के साथ शुक्रवार को खीरू चौक बाड़ीहाट रोड स्थित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण करने गए थे, जहां उनके कार्यालय पहुंचते ही कर्मियों में हरकंप सी स्थिति बन गई। हालांकि इस दौरान कार्यपालक अभियंता अपने कार्यालय के अनुपस्थित थे, जिस पर सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने कार्यालय में नियत समय पर आना होगा, इसमें कोताही नहीं चलेगी। बाद में उन्होंने कार्यालय कर्मियों को कार्य संस्कृति को लेकर के कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कर्मियों से पूर्णिया में हो रहे सभी चालू एवं पूर्ण हो चुके कार्यों का जायजा लिया और फिर उपस्थिति कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने होम लोन के ब्याज में एक बार फिर से बढ़ोतरी किया है। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने लोन पर ज्यादा ईएमआई चुकाना पड़ेगा, ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। एसबीआई ने आरबीआई के मौद्रिक नीति की बैठक में कुछ दिन बाद ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आपको बता दूं कि एसबीआई ने 15 जून से सभी टेन्योर के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में 10 बेसिक पॉइंट या फिर 0.1% का इजाफा किया है। एसबीआई के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़े हुए सभी तरीके के लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिखर सम्मेलन की मेजबान और फिर इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली और एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दोनों ही प्रधानमंत्री ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर काफी सराहा जा रहा है, जहाँ महज 20 मिनट में 1 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुकी है। 10,000 से अधिक यूजर ने कमेंट किया है। शुक्रवार को इटली के अपुलिया में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी द्वारा ली गई तस्वीर में दोनों नेताओं को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। जब वीडियो में मेलोनी को आप मेलोडी टीम की ओर से नमस्ते कहते हुए सुन सकते हैं, जब पीएम मोदी उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के अलग अलग राज्यों में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पटना के दिनकर गोलंबर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जहां केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार की जवाबदेही है, लेकिन उनकी ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। जहाँ एनटीए की ओर से जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है वह कहीं से भी उचित नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मार्क्स देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, फिर एनटीए की ओर से उसे हटाया गया है। जब पेपर लीक का सबूत आर्थिक अपराध इकाई
एसआई द्वारा पटना के पास है, पुलिस के पास है, जैसे ये साबित होता है कि एक दिन पहले ही अभ्यर्थियों के पास प्रश्न आ गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि शिक्षा मंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जहां वे लोग सिर्फ सरकार बनाने में लगे हुए हैं। आज सिर्फ पुतला दहन किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाती है तो फिर अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जो 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पीएम मोदी को आगाह करना चाहेंगे कि तीसरी बार आपको प्रधानमंत्री की गद्दी जनता ने बैठाया है, युवाओं पर ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर ये भी कह दीजिए। खबर बिहार के पटना से सामने आई है। पटना बोरिंग रोड में शुक्रवार को देर शाम बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कुछ लड़कियों ने फेरी लगा करके नकली शैम्पू बेचने वालों को पकड़ लिया, जब बीच सड़क पर ही क्लास लगा दी। लड़कियों का आरोप है कि फेरी वाले ने ओरिजिनल शैम्पू के नाम पर नकली शैम्पू उन्हें दे दिया, जिससे उनके सिर के बाल झड़ने शुरू हो गए। अनुप्रिया ने बताया है कि 20-22 दिन पहले हुए एक फेरी वाले ने बोरिंग रोड में ओरिजिनल शैम्पू का सेल लगा करके आधे से भी कम दाम पर बेच रहा था, जब 500 रुपए में ही हम लोगों ने खरीदा था, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद बाल झड़ने लगे। उसके बाद हम लोगों ने नेट पर सर्च करके देखा तो पाया है कि शैम्पू नकली है। इसके बाद से शैम्पू वालों को खोज रहे थे। जब खोजते खोजते शुक्रवार की शाम बोरिंग रोड में ही शैम्पू वाला दिख गया तो फिर बीच सड़क पर ही पकड़ लिया गया। जब पहले प्रोडक्ट के रुपए वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, यह बहाना करने लगा। आरोपी ने कबूल किया है कि नकली शैम्पू था। इसके बाद वहाँ भीड़ जमा हो गई। डायल 112 को कॉल किया गया। डायल 112 की टीम उसे श्री कृष्णपुरी थाने लेकर गई। लिखित शिकायत की गई। प्रोडक्ट बेचने वाले आरोपी यूपी के हाथरस का रहने वाला है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक और फिर इंटर की परीक्षा के लिए बढ़ाए गए डेट को घटा दिया गया है। अब बदलाव के बाद विद्यार्थी अविलंब शुल्क के साथ 20 जून तक ही फॉर्म भर सकेंगे। आपको बता दें कि पहले 25 जून तक का समय दिया गया था। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा था कि 20 जून में ही रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम तिथि रहेगा और ये रजिस्ट्रेशन का अंतिम मौका है। अब इसमें आगे कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इंटर के सत्र 2023-25 और मैट्रिक के सत्र 2024-25 में नामांकित छात्रों का पिछले साल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था। इस दौरान कई बार तिथि में विस्तार किया गया। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एक बार फिर से लेट फाइंड के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए तिथि जारी की थी। इसमें 25 जून तक रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट को 450 रुपए शुल्क देना होगा, लेकिन अब इसको डेट को घटा करके 20 जून कर दिया गया है। दोस्तों, भोजपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि मिस्टर साहू नाम का एक दलाल भोजपुर के सुखरोले गांव के गौरव को 4 महीने पहले ईरान ले गया था। उसे तेल कंपनी में काम करवाने का झांसा दिया गया था। तब से गौरव ईरान में ही कैद है। जहां असल में मिस्टर साहू ने गौरव को ड्रग्स के बदले ईरान में गिरवी रख दिया है। जहाँ ड्रग्स पेडलर्स अब गौरव के परिवार वालों से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। यह फिरौती की रकम नहीं देने पर गौरव की जान लेने की धमकी दे रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए लगातार मैसेज कर रहे हैं। गौरव का परिवार विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। जब विदेश मंत्रालय ने ईरान में अपने दूतावास में बात की, लेकिन अभी भी गौरव का कुछ भी अता पता नहीं चल सका है। जब मामला भले ही ईरान में भारतीय दूतावास तक पहुंच गया हो, लेकिन भोजपुर प्रशासन ने गौरव के परिवार की सुध नहीं ली है। जब कोई भी अधिकारी गौरव का हाल बताने या फिर परिवार का हाल पूछने तक भी नहीं आया। जब पुलिस ने प्रार्थना में की भी पूर्व सांसद आर.के. सिंह के कहने पर दर्ज कराई थी। इधर हर गुजरते दिन के साथ परिवार की उम्मीदें टूट रही है, लेकिन उन्हें मोदी सरकार पर भरोसा है। जब शुक्रवार को गौरव के परिवार के लोग भोजपुर एसपी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन एसपी की से मुलाकात नहीं हो सकी। गौरव की बहन निक्की कहती हैं कि पेडलर्स की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। 2 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। अगर पैसे नहीं दिए तो फिर वे लोग गौरव को मार देंगे। जब वे लोग बोलते हैं कि हम लोग गौरव को ऐसे मारेंगे जिसे देख करके रूह कांप जाएगी। ये बात बताते बताते गौरव की बहन निक्की की आंखें भर आती है। रोते हुए निक्की आगे बताते हैं कि विदेश मंत्रालय से एक मेल आया था। उन्होंने ईरान में मामले की सूचना देने की बात कही। हालांकि भोजपुर जिला प्रशासन ने अब तक हमारे परिवार के लोगों से मिल करके हाल भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। यही नहीं, हमारा केस भी दर्ज नहीं किया जा रहा था। तब हम लोगों ने आर.के. सिंह को इसकी जानकारी दी थी। आर.के. सिंह के कहने पर ही हमारा मामला दर्ज हुआ। खबर पटना से सामने आई है। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है, जहां अपराधी आए दिन लूट, डकैती, छिनतई, लोगों की जान मारने जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना का है, जहां पर दानापुर के बिहटा में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने हथियार के बल पर 17.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। जहां जानकारी के अनुसार घटना बिहटा के देवकुली मोड़ के पास की है, जहाँ हथियार लैस अपराधियों ने एक्सिस बैंक से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं पर घटना के बाद इलाके में हरकंप मच गया है। वहीं पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
दोस्तों सेब खाने के कई फायदे होते हैं, जहां अक्सर डॉक्टरों के द्वारा सुबह सुबह एक सेब खाने की सलाह दी जाती है। मार्केट में मिलने वाले सेबों में अक्सर स्टिकर लगे होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सेब पर स्टिकर क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल स्टिकर लगे फलों को देख करके लोग यही समझते हैं कि ये फल महंगे होंगे। कई बार दुकानदार भी स्टिकर लगे फलों को मनमाने रेट पर बेचते हैं, लेकिन स्टिकर लगे सेबों का संबंध किसी कीमत से नहीं ना होकर के सेहत से होता है। जब सेबों पर लगे स्टिकरों से कई मतलब होते हैं। जब फलों पर चिपके स्टिकर्स में उसकी कीमत और एक्सपायरी डेट के अलावा एक PLU यानी कि प्राइस लुक अप कोड लिखा हुआ होता है। ये कोड फलों की क्वालिटी को दर्शाता है और फिर बताता है कि ये फल कैसे उगाया गया है। जहाँ PLU कोड में 3 प्रमुख विशेष कोड होते हैं, जहाँ फलों पर 4 से 8 से और 9 से शुरू होने वाले अंक लिखे होते हैं, जिनका अलग अलग मतलब होता है। जब कुछ सेबों पर 4 अंकों की संख्या होती है, जिसकी शुरुआत अंक 4 से शुरू होती है, जैसे कि 4026, 4987 आदि। इसका मतलब है कि इस तरीके के फल कीटनाशक और फिर रसायन द्वारा उगाए गए हैं। इसमें पेस्टिसाइड्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ये फल सबसे सस्ते होते हैं। इन्हें खाने का मतलब होता है कि आप खाद और कीटाणुनाशक वाला फल खरीद करके खा रहे हैं। जहाँ वहीं पर कुछ सेबों में 5 अंकों की संख्या लिखे होते हैं, जिनकी शुरुआत 8 अंक से होती है, जैसे कि 84131 या फिर 86532 आदि लिखा होता है। इसमें साफ है कि इन फलों में आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। ये फल भी ऑर्गेनिक नहीं होते हैं और GM फसल के फल के रूप में सामने आते हैं। ये कीटनाशकों वाले से थोड़े महंगे हो सकते हैं। इनके फायदे नुकसान दोनों होते हैं। जबकि कुछ फलों पर 9 अंक से शुरू होने वाला 5 अक्षरों के कोड दिए होते हैं, जैसे कि फल पर 93435 लिखा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फल जैविक रूप से उगाए गए हैं, इसमें कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये फल सबसे सुरक्षित फल कहलाता है और कीमत में महंगा होने के साथ ही सेहत के लिए लाजवाब होता है, फायदेमंद होता है। वहीं पर आजकल कुछ फलों पर लगे स्टिकर में अंकों के बजाय एक्सपोर्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी या फिर प्रीमियम क्वालिटी जैसे शब्द लिखे होते हैं। ये नकली स्टिकर होते हैं, जैसे आप सावधान रहिएगा। ये खरीदारों को बरगलाने के लिए लगाए जाते हैं और इसमें ऐसे गोंद का भी इस्तेमाल किया जाता है जो खराब होता है, जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे में जब भी फल खरीदने जाएं तो फिर स्टिकर पर लगे अंकों पर ध्यान दें। वहीं पर जब भी फल को लाएं तो फिर इसे गर्म पानी से अच्छे तरीके से धो लें, इसके बाद ही फलों का सेवन करें। जब फलों पर जहाँ पर स्टिकर लगे हुए हों उसे अच्छी तरीके से काट लें, उसको फेंक दें। बिना धोए किसी भी तरीके के फल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। कई बार दुकानदार सेब के खराब होने हुए हिस्से में स्टिकर लगा करके उसे बेच देते हैं। ऐसे में आप सावधानी से फलों को खरीदारी करें और उनका सेवन करें। फिर से इन नंबरों के बारे में आपको बताया जाए तो आपको बता दें कि 4, 8 और 9 इन अंकों से नंबर शुरू होती है। जब 4 अंकों से 4 अंकों के 4 संख्या होते हैं, पहला 4 अंकों के 4 संख्या होते हैं, उसके बाद 8 अंकों के 5 संख्या होते हैं और 9 अंकों के भी 5 संख्या होते हैं। जो 4 अंकों के 4 संख्या होते हैं, ये वाला सेब बहुत ज़्यादा खराब होता है, यानी कि ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। उसके बाद 8 अंकों के 5 संख्या के जो सेब होते हैं, ये खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। सबसे अच्छा होता है 9 अंकों के साथ शुरू होने वाले सेब। या 9 अंकों की 5 संख्या में जो सेब होता है वो सबसे बढ़िया होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सेब खरीदने जाए तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखें। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मंत्री नीरज कुमार समेत कई जदयू नेता ललन सिंह के स्वागत में मौजूद थे। आपको बता दें कि ललन सिंह ने मोदी सरकार में पंचायती राज और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पद की शपथ ली है। यह शपथ लेने के बाद वे पहली बार पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। इस पर ललन सिंह ने कहा कि मैं बिल्कुल भी संतुष्ट हूँ और जो भी विभाग मिला है उस पर काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है, वे छींका टूटने के इंतजार में हैं। उन लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एनडीए में किसी प्रकार के गतिरोध होने की खबरों से भी साफ इनकार किया है। दोस्तों, बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी शुरू हो गई है। इस क्रम में बिहार सरकार खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटा रही है। सभी विभाग के प्रमुख से रिक्तियों की सूची मंगवाई गई है। इसमें स्वीकृत बल, कार्यरत बलों की संख्या भी मांगी गई है और इसके साथ ही खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। अब तक 4,92,976 पद खाली हैं। इसका ब्यौरा मिल चुका है। आपको बता दें कि बिहार में कार्यरत बलों की संख्या 11,53,951 है। वहीं पर स्वीकृत बलों की संख्या 16,26,927 है। यह सरकार ने साल 2014 के अंत तक खाली पड़े पदों पर बहाली का लक्ष्य रखा है। जानकारी के अनुसार फेज वाइज विभाग अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी।
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी का गया से एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जीतन राम मांझी कहते हैं कि सूक्ष्म लघु और फिर मध्यम उद्योग मंत्रालय के विभाग का लिफाफा मिला तो देख करके अपना माथा ठोक लिया कि ना जाने कौन सा ये विभाग है, परंतु पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि मैंने अपना कल्पना का विभाग आपको दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंत्री जीतन राम मांझी को विभाग मिलने पर जीतन राम मांझी का मुंह बंद हो गया और उनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये कौन सा विभाग है, इसमें कैसे काम किया जाएगा, और उनको इस विभाग का मंत्री बना दिया गया। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस विभाग का मैं मंत्री बना हूं उस विभाग में छोटे छोटे उद्योग एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब बिहार या पूरे देश में छोटे छोटे उद्योग बंद पड़े हैं, उन सभी को चालू कराया जाएगा, इससे बेरोजगारी दूर होगी। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद मेरा मुंह बंद हो गया है, जहाँ सांसद रहते तो फिर ज्यादा काम करता। मंत्री पद के बाद मर्यादाओं में बंधना पड़ता है। सिर्फ सांसद रहता तो कहते कि या तो कॉमन स्कूली सिस्टम लागू कर दीजिए या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार बहुत मजबूत है, जहाँ विरोधी दल भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ कभी संविधान बदल दिया जाएगा, कभी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, अब ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने का आज भी मलाल है। जब उस समय मैं अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अच्छा काम कईयों को ठीक नहीं लगता है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी एक सम्मान समारोह में, अपने खुद के सम्मान समारोह में ये बातें बोल रहे थे। बिहार की सियासत में जंगल राज को लेकर के संग्राम छिड़ गया है। जहाँ ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बिहार में किस कदर अपराध चरम पर है। इस बीच अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार प्रतिवार दोष प्रत्यारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जंगल राज को लेकर के एनडीए सरकार को घेरा है। अब इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जबरदस्त घेरा है। जब बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जिस नेता के राज में अपराधियों ने तांडव मचाया है, उनके जाने के 20 साल बाद भी जनता नहीं भूली है। उन्होंने अपराधी मानसिकता के लोगों को लोकसभा का टिकट देने में कोताही नहीं बरती। जिस पार्टी ने राज्य में अपराधियों को संरक्षित किया, उस पार्टी के नेता को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। उनकी पार्टी के समय हाईकोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है, ये जंगल राज वाले लोग हैं। नौकरी और चुनावी टिकट की आस में बैठे युवाओं के अच्छे दिन आ रहे हैं। जहां आपको बता दूं कि राज्य सरकार अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देने का उपाय कर रहे हैं। जहां उधर राजनीतिक दल उन युवाओं की तलाश में हैं जो बिहार विधानसभा के अगले चुनाव में पार्टी के काम आ सके। अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण चल रहा है। सभी दलों का प्रारंभिक निष्कर्ष यह है कि उम्मीदवारों के चयन में बरती गई थोड़ी सी सावधानी अधिक सीटों पर जीत दिला सकती थी। इसी निष्कर्ष से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में नए लोगों को अवसर मिलेगा। जब बड़े दलों में भाजपा, जदयू, राजद और फिर कांग्रेस से नए लोगों को पहले की तुलना में अच्छी भागीदारी मिल सकती है। जब नए लोगों को टिकट देने का बड़ा आधार लोकसभा चुनाव का परिणाम है। वर्तमान विधायकों को टिकट देने से पहले ये देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में उनके विधानसभा क्षेत्र से पार्टी को कितने वोट मिला। ये अगर बहुत कम है तो फिर टिकट कटने की गारंटी हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस आधार पर ऐसे 6 विधायक भी बेटिकट हो सकते हैं जिन्हें उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। सूत्रों के अनुसार बड़ी पार्टियां लोकसभा की तरह विधानसभा क्षेत्रों में भी सर्वे करा रही है। सर्वे की रिपोर्ट को भी टिकट देने या फिर काटने का आधार बनाया जाएगा। जब वैसे लोकसभा चुनाव में कई दलों ने सर्वे की अनुशंसा की अनदेखी की है। जदयू के 5 सांसदों को बदलने की अनुशंसा की गई, इसमें से 3 चुनाव हार गए। भाजपा ने सर्वे की अनुशंसा को आशंकित तौर पर स्वीकार किया, परिणाम भी आशंकित आया। जब मुजफ्फरपुर में नए उम्मीदवार की जीत और फिर सासाराम में हार हो गई। एक अन्य सीट पर भाजपा उम्मीदवार हारते हारते जीते। विधानसभा चुनाव में पार्टियां अंतिम समय में उम्मीदवार घोषित करने से बचने का प्रयास करेंगी। इसका लाभ भी नए उम्मीदवारों को मिलेगा। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत बिहार और फिर देश को विकसित बनाने से नहीं रोक सकती है। इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बने गारमेंट क्लस्टर के निरीक्षण के लिए जाने के बाद भाजपा नेता ने यह बयान दिया है। दरअसल केंद्र सरकार में कपड़ा उद्योग विभाग के मंत्री बने भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में बने गारमेंट क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ में राज्य की सरकार में उद्योग मंत्री सतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके साथ उद्योग विभाग के आला अधिकारी और फिर टीम मौके पर मौजूद रही।
दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर हमलावर हैं। जब पिछले कुछ दिनों से वे सोशल मीडिया पर आपराधिक घटनाओं का जिक्र करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शनिवार को उन्होंने बिहार के लोगों को सतर्क और फिर सावधान रहने की सलाह दी है। जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके बिहार के लोगों को सलाह देते हुए लिखा, प्रिय बिहार वासियों, सतर्क, सचेत और सावधान। बिहार में सरेआम सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा कहीं भी कभी भी किसी को भी गोली मारी जा सकती है। यह चाकू और बंदूक दिखा करके छिनतई और लूटपाट की जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जंगल राज के बारे में टेलीप्रॉम्प्टर से रटे रटाए भाषण पढ़ने वाले प्रधानमंत्री जी 2005 से पहले के इतिहास में जी करके वर्तमान की निर्मम और फिर रिकॉर्ड तोड़ आपराधिक घटनाओं पर आंखें मूंदने और फिर चुप्पी साधने वाले मुख्यमंत्री जी और बयानवीर उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि इस जानलेवा गोलीबारी, बमबारी, छिनतई, लूटपाट और लोगों के जान लेने वाले कथित मंगल राज का रहनुमा कौन है, या अगुवा कौन है और वारिस कौन है। दोस्तों, पूर्णिया की रुपोली विधानसभा सीट से विधायक रहे शंकर सिंह ने शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने रुपोली से निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे जनता के आदेश पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे 20 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। शंकर सिंह ने अपने त्याग पत्र में पार्टी नेतृत्व के प्रति गहरी नाराजगी जताई है और कहा कि पार्टी ने उनके साथ उचित न्याय नहीं किया है। शंकर सिंह ने कहा कि वे 2005 में रुपोली विधानसभा से विधायक का चुनाव जीते थे और पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया था। उन्होंने बताया है कि 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था और फिर चुनाव की तैयारी करने को कहा गया था, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खनन विभाग में हमने कई बार समीक्षा की है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कहा गया है कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और इस तरह से के राजस्व का नुकसान रोकने पर हमारी कार्रवाई दिखे और विभाग कार्रवाई करे, लेकिन कुछ लोग नियम के विपरीत काम करते हैं। हमने गया और फिर लखीसराय के खनिज पदाधिकारियों को निलंबित किया है। सभी मामले में पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। अवैध खनन करने वाले गिरोह और फिर इसमें मदद करने वाले ड्राइवर, ऑपरेटर, सहायक, सब पर हमारी नजर है। जब खनन में उगाही का उद्योग हम नहीं बनने देंगे। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी ने दिनों में बिजली की खपत का रिकॉर्ड बना दिया है। जब 2 दिन पहले तक दिन के समय में बिजली की खपत 7060 मेगावाट रही थी, जो अब तक की रिकॉर्ड खपत है। जब पिछली बार यह खपत 5500 मेगावाट थी। बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस ने बताया है कि इस बड़ी खपत को केंद्र में खपत हुए बिजली की उपलब्धता की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 9079 मेगावाट की क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। जब कभी कभी उपलब्धता को लेकर के आने वाले दिक्कत होने पर पावर एक्सचेंज से बिजली की खरीद कर रहे हैं। संजीव हंस ने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम को लेकर के पहले से फोरकास्ट के बारे में जानकारी दी थी। इसे ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी ने फरवरी महीने में ही अपनी आवश्यकता का आकलन करके बिजली की उपलब्धता किस तरह से होगी इस पर काम किया था। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में मरीज को इलाज कराने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार हो गया है। दरअसल शुक्रवार को रात में किशनगंज शहर के रुई धासा वार्ड नंबर 23 में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का एम्बुलेंस मरीजों को लाने के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही बंद हो गया। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने एम्बुलेंस को हाथों से धक्का दिया, जहाँ करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को चालू किया गया। इसके बाद ये फिर से बंद पड़ गया। जहाँ वहीं पर 500 मीटर की दूरी तक धक्का लगाने के बाद एम्बुलेंस को चालू किया गया। जहाँ दूसरी तरफ मरीज की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इधर बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, जहां पर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ा है। इसके कारण अंधेरे में एक वृद्ध महिला गीता देवी गिर गई। इस कारण उसके पैर और फिर कमर टूट गया। जैसे कि आपको पता है कि बिहार के शिक्षा विभाग के ACS के पाठक को अब राजस्व विभाग के ACS की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब जब के पाठक को राजस्व विभाग के ACS बना दिए गए हैं, तो फिर राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राजस्व विभाग में पब्लिक से जुड़े हुए बहुत से काम हैं जिन्हें करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में एक चुनौती है कि जनता को भ्रष्टाचार मुक्त लोगों को उपलब्ध करा सके। यहाँ कई ब्लॉक स्तर पर कई समस्याएं हैं। लोगों के म्यूटेशन में परिमार्जन और फिर जमीन से संबंधित मामले हैं जिनमें बहुत काम करना है। इस विभाग में काम करने वाले लोगों की जरूरत है और के पाठक काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भी विवाद होगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि कई सालों से अमीन की संख्या कमी होने के कारण पूरे बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामले फंसे हुए हैं। ये एक बड़ी समस्या है जिसे दूर करने के लिए इसी तरीके के अंत तक 10,000 अमीन की बहाली करने की तैयारी है। यानी कि इसी माह के अंत तक 10,000 अमीन की बहाली करने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि
राजस्व विभाग को पूरी तरीके से डिजिटल किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक क्रांति का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। अगले 3 महीने में लोगों को जमीन से जुड़ी हुई किसी भी कार्य के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारे कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। खबर बिहार के छपरा से सामने आई है। आपको बता दूं कि छपरा के 2 बच्चों की मां 37 वर्षीय महिला अपने सोशल मीडिया प्रेमी के संग फरार हो गई, जिसकी तलाश में फरार महिला के पति स्थानीय स्तर पर खोजबीन के साथ ही रविलगंज थाना को आवेदन देकर के महिला की खोजबीन की गुहार लगाई है। मामला रविलगंज थाना क्षेत्र के 75 गाँव की है। फरार महिला रूपेश कुमार की पत्नी जूली कुमारी बताई जा रही है। यह घटना के संबंध में रूपेश ने बताया है कि 11 जून की दोपहर वे घर से निकली थी और फिर काफी देर तक नहीं लौटी, तो फिर खोजबीन शुरू किया गया, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला। वह अपना पर्सनल मोबाइल भी घर छोड़कर चली गई थी। उसने बताया है कि पहले तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन जैसे ही फरार महिला की मोबाइल जांच की गई तो स्पष्ट हुआ कि वह किसी से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बातचीत करती है। जब उसी के साथ वे फरार हो गए। जब दोनों के बीच बातचीत का कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी मोबाइल में मौजूद है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। जब फरार महिला जूली के पति रूपेश कुमार ने बताया है कि उनकी शादी 2006 में हुई थी। जहाँ उन्हें 2 बेटे भी हैं, जिनमें बड़ा बेटा 16 वर्ष का और फिर छोटा बेटा 13 साल का है। जब फरार होने के बाद से ही पति की तबीयत भी ठीक नहीं है। जब पत्नी के फरार होने के बाद काफी ज्यादा परेशान है। दोस्तों, खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। आपको बता दूं कि बेगूसराय में पागल कुत्ते का आतंक जारी है। जहां बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में एक पागल कुत्ते ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को काट लिया। ज्यादातर छोटे छोटे बच्चों पर कुत्ते की हमला किया गया है। आपको बता दूं कि आधा दर्जन से अधिक लोगों को कुत्ते ने काट लिया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जब लोग काफी डरे हुए हैं, घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। जब पागल कुत्ते के हमले से डीहपर निवासी दिनेश ठाकुर की 3 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी, जितेंद्र कुमार के 6 वर्षीय पुत्र मासूम कुमार और फिर 4 वर्षीय पुत्री निशु कुमारी और भी कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।